नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस एक बुलेटिन में आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज सुबह 11 बजे रायपुर में होगी साय कैबिनेट की बैठक। धान खरीदी समेत कई प्रस्तावों पर होगी चर्चा। कुछ संशोधन विधेयक पर भी होगी बातचीत। डीएमएफ घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। निलंबित आईएएस रानू साहू सहित 9 आरोपियों की लगभग 21 करोड़ की चल अचल संपत्ति हुई कुर्क। ईडी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। और बीजापुर के धनोरा आश्रम में बच्ची की मौत के बाद एक्शन में जिला प्रशासन। जिला अस्पताल में छात्राओं से मिले कलेक्टर और एसपी। कांग्रेस ने बनाई 7 सदस्यीय जांच टीम। दुर्ग में नशे में धुत पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से किया हमला। चरित्र शंका के कारण हुआ था विवाद। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर आम लोगों की रहेगी नजर। एसएसपी ने एम परिवहन ऐप का किया शुभारंभ। ऐप के जरिए राहगीर कर सकेंगे शिकायत। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दुर्ग की। यहां पर पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ है और ये विवाद इस कदर हुआ कि नशे में धुत पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। चरित्र शंका के कारण पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी पति को हालांकि गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पति पत्नी के बीच या विवाद हो गया। नशे में धुत पति ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से पत्नी पर वार कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और बता दें कि चरित्र शंका के कारण पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। हालांकि पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पंचशील नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पति और पत्नी के बीच यहां पर चरित्र शंका को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नशे में धुत पति ने गुस्से में आकर पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से पत्नी घायल हो गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब बीजापुर से एक बड़ा अपडेट है। धनोरा आश्रम में बच्ची की मौत का यह मामला है, जिसमें जिला प्रशासन ने भी 5 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है। एसडीएम की अध्यक्षता में जांच दल की जो टीम है वो गठित की गई है। आज जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कलेक्टर और एसपी भी जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर उन्होंने छात्राओं से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो फूड पॉइजनिंग के चलते आपको बता दें कि धनोरा आश्रम में 35 बच्चे बीमार हो गए थे। इसमें से एक बच्ची की हालत बेहद खराब थी, जिसे जगदलपुर रेफर किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान बच्ची की मौत हो गई। और अब इस मामले में जिला प्रशासन ने 5 सदस्यीय जांच दल गठित कर दिया है। एसडीएम की अध्यक्षता में यह जांच दल अपनी पूरी जांच पूरी करेगा और जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, जांच दल तो गठित कर दिया गया है, आज रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। क्या कुछ और बातें सामने आई हैं जांच के दौरान? जी, आपको बता दूं कि एक टीम बनाई थी, सरकारी अमले की टीम बनाई थी कलेक्टर ने। इसकी एक जांच दल बनाए थे, जिसमें डॉक्टर समेत डॉक्टर भी है, इसमें डॉक्टर सीएचएमओ भी है और सीएचएमओ के अलावा इसमें जिला शिक्षा अधिकारी के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी पूरे 7 जनों का एक टीम बनाई। 7 जनों की टीम वहाँ जाकर जांच के बाद इसका एक सैंपल भी भेजे गए, सैंपल भी करवाए थे। वहाँ का पायन वाले भोजन का उसको वापस भी लेकर आ गए, लेकिन अभी रिपोर्ट आप कल उसका परिणाम लेकर आए। आज उसका पूरा बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा।
और अब रायपुर से बड़ी खबर है। यहां पर शीतकालीन सत्र से पहले आज साय कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रालय में सुबह 11 बजे साय कैबिनेट की बैठक रखी गई है और इस बैठक में कुछ संशोधन विधेयक हैं जिन पर चर्चा होगी। धान खरीदी समेत कई प्रस्तावों पर भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। सुबह 11 बजे का समय है जब मंत्रालय में साय कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सभी विभागों के मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कई संशोधन विधेयक हैं जिन पर आज कैबिनेट बैठक में चर्चा होने वाली है। तो वहीं धान खरीदी समेत कई प्रस्तावों पर भी आज चर्चा होगी। और सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रमों की जानकारी आपको दे देते हैं। आज सुबह 11 बजे वो मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक लेंगे और बैठक के बाद कांकेर के पखांजूर जाएंगे और यहां पर स्वर्गीय असीम राय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और साथ ही कई विकास कार्यों की सौगात भी आज पखांजूर को मिलने वाली है। सीएम साय आज 5 बजे रायपुर में नया बस स्टैंड के पास आपको बता दें वर्किंग स्पेस और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन भी करने वाले और इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम अरुण साव भी मौजूद रहेंगे। तो आज रायपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं सीएम विष्णुदेव साय और इसके साथ ही साथ पखांजूर भी जाएंगे और वहां पर करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देंगे। और सीएम विष्णुदेव साय आज 2 घंटे तक बीजेपी कार्यालय में रहने वाले हैं। 1 साल की रिपोर्ट कार्ड पर वो मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सीएम सभी मंत्रियों से विभागवार जानकारी भी लेंगे। क्या क्या काम हुए हैं इस 1 साल में, इन कामों की पूरी रिपोर्ट जो है वो मंत्रियों से ली जाएगी। जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय आज सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे और विभागवार जो काम उन्हें सौंपे गए थे, जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है, उसकी जानकारी ली जाएगी। तो सीएम विष्णुदेव साय आज सभी मंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं और इस 1 साल में, बीते 1 साल में जो भी कार्य हुए हैं उसकी जानकारी ली जाएगी। उसका रिव्यू सीएम विष्णुदेव साय सभी मंत्रियों से आज लेने वाले और साथ ही जेपी नड्डा के कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा होगी। और छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने पार्षदों के लिए पार्षद निधि जारी कर दी है। नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ 6 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। डिप्टी सीएम अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए और 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और इसके साथ ही 104 नगर पालिकाओं को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में हर वार्ड के लिए 6 लाख रुपए और नगर पालिकाओं में हर वार्ड के लिए 4.5 लाख रुपए, तो वहीं नगर पंचायतों में हर वार्ड के लिए 3 लाख रुपए प्रावधानित है। और इधर रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में सीएम साय ने अपेक्स बैंकों में चयनित 334 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से अपेक्स बैंक की 4 नई शाखाओं का भी शुभारंभ किया गया। इनमें से एक शाखा जशपुर और एक रायपुर में खोली गई है। सीएम साय ने कहा कि पीएससी परीक्षा में घोटाला करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है और इस बार के टॉपर अपने अभिभावक के साथ उनसे मिलने भी आए थे। वे सब बेहद खुश थे और कह रहे थे कि इस बार टॉपर में कोई नेता, अधिकारी या कारोबारी का बेटा बेटी नहीं है। कार्यक्रम में विभागीय मंत्री केदार कश्यप और वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद थे। व्यापम द्वारा चयनित 334 अभ्यर्थी जो सहकारी बैंक विभिन्न पदों पर चयनित हुए हैं, उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने का काम किए हैं और ऐसे अवसर में सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इन प्रतिभावान हमारे अभ्यर्थियों को मैं आप सबको उसके लिए बधाई देता हूं और हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार वैकेंसियां आएंगी
ट्रांसपेरेंसी से भर्तियां होंगी। कहीं भी कोई गलत करने की कोशिश करेगा उसको मुख्यमंत्री जी जरूर सजा देंगे और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ हमेशा न्याय होगा, ट्रांसपेरेंसी से भर्ती होगी और पिछले 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्ती होगी। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लग सकता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए बिजली की दर बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा है। जानकारी के मुताबिक CSPDCL को इस साल बिजली आपूर्ति के लिए 23,082 करोड़ रुपए के राजस्व की जरूरत होगी, जबकि उसे मौजूदा विद्युत दर से करीब 24,654 करोड़ रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है। यानी इस साल CSPDCL को करीब 1,571 करोड़ रुपए के राजस्व का शुद्ध लाभ होने वाला है, लेकिन पिछले सालों के लगभग 6,131 करोड़ रुपए के नुकसान को समाहित करने के बाद बिजली वितरण कंपनी लगभग 4,560 करोड़ रुपए के घाटे में रहेगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए बिजली कंपनी ने नियामक आयोग को दिए प्रस्ताव में बिजली दरों में बढ़ोतरी की आवश्यकता बताई है। हर वर्ष की तरह तीनों कंपनियों ने अपने पिटीशन डाल दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके 4,560 करोड़ का गैप उन्हें सबमिट किया है हमारे को। करियर की चाह में युवाओं के पलायन से परिवार के बुजुर्ग बेसहारा हो जाते हैं। उनके पीछे घर में माँ बाप अकेले हो जाते हैं और ऐसे ही बुजुर्गों के लिए छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड एक अच्छी पहल करने जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड नया रायपुर में ओल्ड एज हॉस्टल प्रोजेक्ट लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत बुजुर्ग दंपतियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। यहाँ कई बुजुर्ग एक साथ रहेंगे, अकेलेपन का एहसास ना हो, इसीलिए इन बुजुर्ग दंपतियों के लिए सामूहिक किचन की योजना है। हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त कुंदन कुमार ने बताया कि कम्युनिटी लिविंग प्लेस बनाकर उसके संचालन की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र के प्लेयर को सौंपी जाएगी। रायपुर में हम लोग अभी सोच रहे हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके लिए लिविंग होम्स बनाया जाए, जिसको AMC मॉडल पे दिया जाए किसी प्राइवेट कंपनी को करके, कि बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग हैं जिनके बच्चे यहाँ पे रहते नहीं हैं, बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, वो अकेले हैं और उनको तो उस तरह की चीज़ें भी नया रायपुर में हम प्लान कर रहे हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को D.Ed बनाम B.Ed मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने शासन को अंतिम मौका देते हुए हाईकोर्ट के पूर्व में दिए गए आदेश का पालन करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की अदालत में हुई। बता दें कि हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षक पद के लिए केवल D.Ed डिग्री धारकों को उपयुक्त माना था। इसके बाद B.Ed डिग्री धारकों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और इस बीच D.Ed धारकों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की और बताया कि सरकार कोर्ट के आदेश का क्रियान्वयन नहीं कर रही और B.Ed धारक सहायक शिक्षकों को पद से नहीं हटा रही है। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। रायपुर के ACB कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने यहां पर याचिका दायर की थी और उससे पहले 28 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ACB को जवाब देने के निर्देश दिए थे। तो वहीं मंगलवार को सुनवाई के दौरान ACB ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप साबित हो रहे हैं। पूर्व महाधिवक्ता ने रिटायर्ड IAS डॉक्टर आलोक शुक्ला, अनिल टुटेजा के साथ मिलकर अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया और इसी मामले में 2019 में ED ने भी केस दर्ज किया, जिसकी जांच चल रही है और इसीलिए जमानत देना उचित नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला भी सुरक्षित कर लिया है। ACB की तरफ से जो हमारे सबमिशंस रहे हैं वो मुख्यतः बेस्ड रहे हैं उन व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर, जो कि हमने अपनी केस डायरी के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि माननीय न्यायालय खुद उससे देख करके ये आश्वस्त हो सके कि प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इनके खिलाफ बन रहा है और इसलिए जमानत का लाभ उनको ना दिया जाए। ऐसे हमारे तर्क रहे हैं। माननीय न्यायालय ने उच्च न्यायालय ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ है।